नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। स्वागत है आपका प्राइम डिबेट में। प्राइम डिबेट में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस द्वारा जारी किए गए घोषणा पत्र पर। हरियाणा में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने लोक लुभावन चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। कांग्रेस द्वारा जारी किए घोषणा पत्र में प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय की स्थापना करने, गरीबों को 3 रुपये प्रति किलो दर से चावल देने की बात कही गई है। आइए चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। हरियाणा कांग्रेस ने कई बैठकों के गहरे मंथन के बाद बुधवार को अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी कर दिया। पंचकूला में प्रदेश कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रकाश ने विधानसभा चुनाव 2014 के लिए पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी शकील अहमद, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेशाध्यक्ष अशोक तंवर और पूर्व सांसद नवीन जिंदल भी मौजूद रहे। कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामप्रकाश ने कहा कि प्रदेश के हर वर्ग का ख्याल रखते हुए पार्टी का घोषणा पत्र तैयार किया गया है। पिछले 9.5 साल में हमने जो वायदे किए थे, दोनों चुनावों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल जी के आशीर्वाद से, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्हें पूरा किया गया है। इस दौरान डॉक्टर रामप्रकाश ने कहा कि पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों, गरीबों, किसानों और व्यापारी तबके के लोगों को ध्यान में रखते हुए सभी अहम बिंदु घोषणा पत्र में शामिल किए हैं। कांग्रेस ने पिछले 10 सालों में किए गए विकास कार्यों को भी शामिल करने के साथ साथ कई नई योजनाओं की घोषणा की है। जहां कांग्रेस ने शिक्षा के क्षेत्र में चहुमुखी विकास करते हुए प्रत्येक जिले में एक विश्वविद्यालय, उपमंडल में कॉलेज और ब्लॉक में ITI खोलने की बात कही, वहीं गरीबों को सस्ता अनाज देने का भी वादा किया है। प्रदेश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बैंक खोलने, लड़कियों के लिए आवासीय स्कूल बनाने, हर ब्लॉक में महिला कॉलेज बनाने का वादा किया है। युवाओं को रोजगार देने के लिए प्रदेश में लघु उद्योग स्थापित करने, हरियाणा के युवाओं को विदेशों में रोजगार दिलाने के लिए सरकारी एजेंसियां स्थापित करने का वायदा प्रदेश कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में किया है। सफाई कर्मचारियों की नियमित भर्ती करने और सभी सरकारी कर्मचारियों को पंजाब के समान वेतनमान देने का वायदा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में किया गया है। व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा में व्यापारी आयोग बनाने का वायदा कांग्रेस घोषणा पत्र में शामिल है। इसके अलावा बुढ़ापा, विधवा और अन्य सामाजिक पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए करने का वादा भी किया गया है। डॉक्टर रामप्रकाश ने प्रदेश के SYL मुद्दे पर बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस इसके लिए प्रयास कर रही है और आगे भी ये प्रयास जारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने अलग हाईकोर्ट के लिए भी कांग्रेस के प्रयास को निरंतर जारी रखने की बात कही। तो कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। आपका तारुफ करा देता हूं। डॉक्टर मेजर आनंद प्रकाश सनवारिया जी हैं, बीजेपी नेता है। मीना शर्मा है, आप नेता है, और सुखबीर हुड्डा है, राजनीतिक विश्लेषक है। तो सनवारिया साहब, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र यहाँ पर जारी किया है, कहीं ना कहीं जो छोटे स्तर की समस्या है, दलित समस्या है, महिलाओं की सुरक्षा की समस्या है, अगर सबसे बड़ी बात करें तो हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या जैसे अहम मामले हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं चुनावी घोषणा पत्र में तमाम ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको छोड़ चुकी है। विवेक जी, आपने बिल्कुल सही बताया। इस घोषणा पत्र को, जो कि एक पूरी बुकलेट है, मैं इसको 2 एंगल से देखता हूं। एक तो मनोचिकित्सक की तरह से कि कोई भी पार्टी जिसको लगता है कि हमने सत्ता में आना ही नहीं है, तो भैया हर एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी खोल दो, मतलब जो जो वायदे किए हैं उस मुताबिक से। जो ग्राउंड रियलिटी की प्रॉब्लम्स हैं उसमें कहाँ पे भी इस चीज़ टच नहीं किया। जैसे आपने कहा कि हमारे यहाँ लड़कियों का अनुपात बहुत कम हो गया, लेडीज़ के साथ जो अत्याचार हो रहा है वो सब, उनको भी कहीं जांच नहीं किया गया। नंबर 2, मैं कहना चाहूँगा कि कांग्रेस की तो ये फितरत बन चुकी है, उनकी ये हैबिट बन चुकी है कि वो ऐसे घोषणा पत्र करके डायरेक्शन ले करके दिल्ली से, और वो उस स्टेट का कह लीजिए या सेंटर का कह लीजिए, आज ही आपने देखा होगा कि किसानों के हितैषी ऐसे हैं
कि सीएलयू की 4 मंत्री जी पकड़े गए हैं और लोकपाल ने कहा कि एफआईआर दर्ज कर दीजिए। जी जी। और एक आदमी 5 लाख रुपए से बिजनेस करके 5,000 करोड़ तक का बिजनेस कर लेता है। तो ऐसे तो ये किसानों के हितैषी हैं। तो मैं मीना जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है, एक किस्म से कहें तो आप अगर घोषणा पत्र को गौर से देखें तो एक किस्म से आप कहेंगे कि एक किताब छापी गई है। कहीं ना कहीं जो ग्रास रूट लेवल की दिक्कतें हैं वो कहीं नजर ही नहीं आती घोषणा पत्र में। जितने भी आजकल राजनीति पार्टियां इन्होंने एक बिजनेस बना रखा है, ये पब्लिक को, ये लोगों को लुभावने सपने दिखाते हैं और होता कुछ नहीं है। सिर्फ लोगों को लुभाएंगे, हम आपको 1000 से 1500 रुपया पेंशन दे देंगे। तो ये क्या अपनी पॉकेट से दे देंगे? इनको भी देश से ही देना है, सरकारों से ही देना है, तो इनकी अपनी पॉकेट से कुछ नहीं जाता है। और ये लोगों को समझना चाहिए कि इनकी लुभावनी बातों में नहीं आना। और जितने दागी लोग हैं, जिनके खिलाफ केस हैं, बलात्कार के केस हैं, उनके भ्रष्टाचार के केस हैं, ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे लोगों को बिल्कुल चुनना नहीं चाहिए, वोट नहीं देना चाहिए। और इनको सबक मिल जाए कि भाई दोबारा यदि हम खड़े हुए तो लोगों में हमारी जमानत भी जब्त हो जाएगी। सुखबीर जी आपके पास आना चाहूँगा। कांग्रेस के अगर चुनावी घोषणा पत्र को इसको हम देखें तो सिर्फ 4 चेहरे इस चुनावी घोषणा पत्र में नजर आते हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अशोक तंवर और सोनिया गांधी और राहुल गांधी। हालांकि इससे पहले भी जब कांग्रेस ने अपना कैंपेन शुरू किया था तब साफ तौर पर कई और नेताओं ने आपत्ति जताई थी कि उसमें महज 4 नेताओं का जिक्र है। बाकी जो और भी राज्य स्तर के नेता हैं, किरण चौधरी ने खुलेआम विरोध जताया था। हालांकि कैप्टन अजय यादव ये सारा कार्यभार देख रहे थे, तो उन्होंने साथ ही साथ कहा कि वो और चेहरे भी शामिल होंगे। लेकिन घोषणा पत्र के अगर आप गौर से देखें तो सिर्फ 4 चेहरे हैं, बाकी जो राज्य स्तरीय नेता है उसमें कहीं ना कहीं गायब है। तो क्या हुड्डा साहब की चलेगी सारी जगह? देखिए विवेक जी, इसको इस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, जो कांग्रेस के जितने भी कोई 22-25 लोग जो भी छोड़ के गए, जिसमें एक्स एमपीज थे, कुछ एक्स मिनिस्टर्स थे, उनका सिर्फ एक ही मुद्दा था, प्रॉब्लम थी उनको हुड्डा साहब से कि भाई हुड्डा साहब ने तो ये कांग्रेस हुड्डा साहब की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गई, जिसमें जो वीरेंद्र सिंह, अवतार बड़ाना जी, गोपाल खंडा जी, XYZ जितने भी लोग थे, उनके एलिगेशंस थे। अब मैं उस मुद्दे के ऊपर आता हूँ कि ये अगर आप देखेंगे जितनी भी एडवर्टाइजमेंट और जितने भी आपके ये मैनिफेस्टो जितने भी आने से, इसके अंदर 100% हुड्डा साहब का ही चेहरा था, स्टार्ट से लेकर उनके एंड तक। थोड़ा बहुत उनके बेटे का आता है, 90% हुड्डा साहब, 10% उनका बेटा दीपेंद्र। उसके अंदर क्या होता है कि अशोक तंवर साहब जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है स्टार्टिंग, ही जब मोस्ट क्वालिफाइड गाय और ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा है। देखिए उसकी क्या कहते हैं, उसने NSCI में इतना काम किया हुआ है उस बंदे ने, एक कहाँ से आके कहाँ पे पहुँच के, और राहुल गांधी की आज वो कोर टीम का एडवाइजर है। उस बंदे ने स्टैंड लिया और उसने कहा नहीं जी ये गलत हो रहा है। उसके बाद से दूसरे लोगों में कॉन्फिडेंस आया और फिर हुड्डा साहब के ऊपर प्रेशर आया। वो हुड्डा की सरकार, हुड्डा का हरियाणा, अब वो कांग्रेस का हरियाणा, राहुल जी के नाम पे, सोनिया गांधी जी के नाम पे अफेक्ट आया सारा का सारा। मीन्स कि अशोक तंवर जी अगर स्टैंड ले पाए हैं तो कुछ ये थोड़ा सा कांग्रेस के 2-4 सीटों में ये हो पाया, अदरवाइज तो नहीं तो 100% ये हुड्डा साहब का ही था। और यहाँ पे सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी की जो जिरोक्स कॉपी हुड्डा साहब है, अगर आप उस तरीके से देखते हैं। ये तो एक सच्चाई है, इसको मेरे ख्याल से सारे पैनलिस्ट क्या पूरे हरियाणा के लोग मानते हैं। लेकिन जहाँ तक मैं बात करता हूँ मैनिफेस्टो की, जी देखिए विवेक जी, हुड्डा साहब अपने आप एक मैनिफेस्टो है। उन्होंने कुछ दिन पहले, महीना पहले अभी गोहाना में, पानीपत में रैली की, वहाँ की सारी घोषणाएं कर दी उन्होंने। मैनिफेस्टो को कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं रहा उनका। हुड्डा साहब की जो घोषणा होती है, जो बोलते हैं स्टेज के ऊपर, वही एक मैनिफेस्टो में आ जाती है। उससे पहले उन्होंने गोहाना में रैली की, भाई ये मैं करने जा रहा हूँ और इलेक्शन से पहले ये मैं कर दूंगा, वो भी एक मैनिफेस्टो बन गया। जो आज मैनिफेस्टो लॉन्च हुआ, जिसके साथ जिंदल साहब, अशोक तंवर जी आए थे। अशोक तंवर जी तो खैर आपने देखा होगा, सारी आप क्लिप में देखें, कहाँ बिजी थे, उनका फोकस ही नहीं था। नवीन जिंदल साहब वाज लॉस्ट समवेयर, बेचारे को पूछ ही हो रहा था। तो पॉइंट अल्टीमेटली क्या आता है कि अगर हम घोषणा पत्र पे हम डिबेट करने जा रहे हैं तो सिंपल एक ये सिंपल पीस ऑफ पेपर है। और हुड्डा साहब अपने आप में उन्होंने जिस तरीके से कंट्रोल किया हुआ कांग्रेस को, अपने आप में घोषणा पत्र है। सनवारी जी आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से
आज चुनावी घोषणा पत्र आया। हालांकि हुड्डा साहब इससे पहले जो चुनावी रैलियां की उसमें तमाम घोषणाएं वो कर चुके हैं। इतनी घोषणाएं हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लगातार उन लोगों को घोषणाओं पर घोषणाएं देते गए हैं और जो उनका जो मेन फोकस है वो इस घोषणा पत्र में कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो उन्होंने पहले से ही बातें कही थी वही चुनावी घोषणा पत्र में है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर दिया है, शिक्षा पर जोर दिया है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ये दिखाने में लगी है कि कांग्रेस ने हरियाणा में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में अहम काम किया है। क्या आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, किसी हालत में भी। देखिए, एक घोषणा पत्र एक बहुत ही पवित्र एक टेस्टामेंट होता है किसी पॉलिटिकल पार्टी के इलेक्शन में जाने से पहले। जैसे हुड्डा साहब ने, हमारे हुड्डा साहब ने बताया, जो हमारे विश्लेषक हैं, इन्होंने बताया कि इस घोषणा पत्र को तो पहले ही मुख्यमंत्री जी किसी के कहने से, बिकॉज यहाँ कांग्रेस के कल्चर में कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा, उसको तो कहलाया जाता है कि वहाँ से भाई तुमने ये बोलना है और ऐसे बोलोगे और वो डॉट के फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कोमा कहाँ लगानी है। तो ये घोषणा पत्र तो किसी हालत से वो पॉइस जो उसमें जो पवित्रता रहती थी वो काम ही खत्म हो गई। रह गई हेल्थ और एजुकेशन के बारे में। जिस तरह का हालात हेल्थ की हरियाणा में इस वक्त है, इट्स अ मिजरेबल। ये कहना, आप वो चावला मेडिकल कॉलेज की बात देखिए, आप करनाल में जाके देखिए, कितने साल हो गए उस चीज को लगाए हुए। और क्यों, आप पीजीआई रोहतक को जाके देख लीजिए, अग्रोहा वाला बंद होने को आ रहा है सर। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज है, हालात इतने बुरे, बद से बदतर होते जा रहे हैं, पूछिए मत। तो उसी तरह से एजुकेशन में देख लीजिए कि कोई किस तरह से, अब ये कहना कि पता है कि हमने सरकार तो बनानी नहीं है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में यूनिवर्सिटी खोल देंगे हम, अरे तो ये इस तरह दोनों तरफ से वो दोनों फ्रंट पे वो फेल है। चलिए, कॉस्टिंग कहाँ से आएगी? हुड्डा मीना जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने घोषणा पत्र में साफ तौर पर लिखा है, युवाओं को यहाँ पर एक आश्वासन दिया गया है कि उनको फॉरेन के लिए कांग्रेस सरकार अप्लाई करेगी और उनको बिजनेस के ट्रिक्स सिखलाएगी। क्या इस जो उन्होंने घोषणा पत्र में मैं तो ये कहती हूँ कि कांग्रेस वाले क्या युवाओं को यहाँ अपने देश में रखना नहीं चाहते? क्या उनको लगता है कि ये लोग पढ़ लिख के और यहाँ पे रहे तो हमारे खिलाफ खड़े हो सकते हैं? वो आज युवाओं को बाहर की बात क्यों करते हैं? अपने हरियाणा के अंदर ही क्यों नहीं उनको नौकरियां मुहैया कराई जाती? उनको बाहर भेजने की बात कर रहे हैं और युवाओं को गुमराह कर रहे हैं, उनको बाहर के सपने दिखाए जा रहे हैं जिससे कि वो बाहर चले जाएं, अपने देश में ना रहें और अपने देश में रहेंगे। खोला हुआ है, हरियाणा गवर्नमेंट ने खोला हुआ है, आपकी रेफरेंस। और दूसरा ये कि फॉरेन में जाएंगे, उनसे उनकी साठगांठ है, अपना इंडिया का पैसा वो बाहर देना चाहते हैं, अपने देश में क्यों नहीं रखना चाहते? और युवाओं को, इतने बुजुर्ग माँ बाप हैं, कौन उनकी सेवा करेगा? अपने युवाओं को सबको बाहर ये लोग भेज देते हैं, यहाँ रखना ही नहीं चाहते। पंजाब के अंदर नशों में लड़कों को डुबो दिया और थोड़ी सी कोई आवाज उठाता है तो उनको मरवा दिया जाता है। अभी लुधियाना का एक कांड हुआ है और आम आदमी पार्टी के ही बच्चे थे वो, और बूथ पे काम कर रहे थे, वर्कर थे, उनको दोनों को मरवा दिया गया गोलियों से कि भी हाँ जी ये तो उग्रवादी थे। तो इस टाइप की सरकारें हैं, इस टाइप का ये देश चलेगा? देश ऐसे चलेगा? कहीं ना कहीं इस पर भी सोचने की जरूरत है। सुखबीर जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 2 और 3 बड़ी चीजें बोली है। नंबर 1, SYL का मुद्दा उनके सामने है, हाई कोर्ट हर हाल में लाकर रहेंगे। पिछले 10 सालों में कांग्रेस की सरकार रही, केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही, आखिरकार क्या ऐसे कांड रहे कि हुड्डा साहब फिर उन 2, 3, 4 मुद्दों को गिना रहे हैं कि कांग्रेस उनसे जुड़ी हुई है? देखिए विवेक जी, हुड्डा साहब का पावर में आने के एक स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट ये था कि जो लॉयर कम्युनिटी थी या और जो पढ़ा लिखा तबका था, जो बड़े जुडिशरी से जो परेशान रहते थे, उन लोगों ने बड़े तहे दिल से इनको स्वागत किया था। और लोगों ने, जहाँ तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का था, हुड्डा साहब के ऊपर इतना विश्वास था लोगों को कि कम से कम जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, तो चलो SYL तो फिर भी लीगलिटी में जा सकता है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में, बिकॉज ऊपर सेंटर में इनकी सरकार है और हुड्डा साहब जाएंगे और सेंटर के बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के आगे चेहरे हैं, सेंटर वालों के ही वो है, लाइजेंस ठीक है, लेके आएंगे। लेकिन ये उनके फ्रंट पे, उनकी पर्सनैलिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा फेलियर है। दूसरी बात आती है SYL की। मैं नहीं समझता हूँ कि हुड्डा साहब ने 10 साल के अंदर SYL के अंदर कोई ऐसा कोई विजिबल काम किया होगा जिसको लोग अप्रिशिएट कर सके कि हुड्डा साहब ने जाके मनमोहन सिंह से मीटिंग की, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, कोई सुप्रीम कोर्ट में, मतलब कोई लोग जरूर किया होगा लेकिन हमें नहीं दिखाई दिया।
उतने बड़े स्तर पर तो कहीं किया दिखाई नहीं दिया। अगर कुछ मुद्दा किया होता तो दिखाई कागजी देता। तौर पर रहा कहीं ना कहीं। तो और उसके बाद हुड्डा साहब का सब इनके साथ में एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट और जो उन्होंने बड़ा वो लिया था कि करप्शन फ्री। वो करप्शन फ्री के अंदर मेरे ख्याल से सांवरिया जी बार बार इसी के ऊपर लाते रहते हैं कि इवन मिनिस्टर्स तक का ये हाल हो गया, वो हाल हो गया। और हुड्डा साहब ने एक और बहुत बड़ी बात की थी कि मैं लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं गुंडे बदमाश जिस दिन मैं उठलूंगा हरियाणा छोड़ के भाग जाएंगे। जी। आज ये हाल हो रखा है कि आप कोई भी आप सर्वे उठाइए, कोई भी रिपोर्ट लीजिए, आरटीआई से लीजिए, और 8 घंटे के अंदर हरियाणा में एक मर्डर हो रहा है। जी हाँ। हर 12 घंटे के अंदर एक रेप हो रहा है हरियाणा के अंदर। जैसी एक छोटा सा स्टेट है, 2.25 करोड़ के करीब यहाँ पे पॉपुलेशन है और पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे, और जो एनसीआर के साथ लगता है यहाँ पे ये हाल हो रहा है। तो मेरा अपना ये मानना है, मेरा अपना ओपिनियन, मेरा जो एनालिसिस है वो ये कहता है कि हुड्डा साहब अपने आप में एक मैनिफेस्टो है जो ये पॉइंट्स को लेके आते हैं। ये सारे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए उनके अपने पॉइंट्स होते हैं। सनवारे जी, आपके पास आना चाहूँगा। हुड्डा साहब ने जिस तरीके से साफ किया कि करप्शन फ्री कहीं ना कहीं करेंगे, लेकिन अगर टिकटों का आवंटन देखें आप तो 6 ऐसे बड़े नेता हैं कांग्रेस में इस समय चुनाव के प्रत्याशी हैं जिन पर गंभीर आरोप चले हुए हैं, अदालतों में उनके मुकदमे चल रहे हैं, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप से जुड़े हुए हैं। लेकिन अब बात ये उठती है कि कांग्रेस मैनिफेस्टो में तो कहती है कि भ्रष्टाचार मुक्त हम शासन बनाएंगे, लेकिन जब नुमाइंदे ही भ्रष्टाचार से लिप्त होंगे तो किस तरीके से शासन अच्छा आएगा? मैंने अपने इस डिबेट से ओपनिंग में ही कहा था कि कांग्रेस की फितरत यही है कि वो कहते कुछ है और करते कुछ है। करप्शन फ्री और कांग्रेस कोई सवाल ही नहीं उठता। चलो अगर मैं कहूं तो आप बोलेंगे कि जी पॉलिटिकल पार्टी है, अपोजिशन का है, कुछ बोल रहा है। इनके डिसीजन को तो एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री ने सारा का सारा कर, जो डिसीजन सेंटर में लिए थे और जो स्टेट में डिसीजन लिए गए हैं, इनके लोक आयुक्त ने वो उनको एफआईआर दर्ज करने के लिए कह दिया। तो इनकी बात को तो मैं पिंच ऑफ साल्ट के साथ लेता हूं कि हम करप्शन फ्री कर देंगे। लेकिन अब तो इस घोषणा पत्र के बाद तो इनका नास्ते नाबूद काम ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात है। हुड्डा साहब, जिस तरीके से आज शकील अहमद प्रदेश प्रभारी हैं कांग्रेस के, आज उनका बयान आया है, कोर्ट ने 6 के 6 सीएलयू के आरोपियों को यहाँ पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं, लेकिन शकील अहमद साहब साफ तौर पर कहते हैं कि वो अपराध में कहीं संलिप्त नहीं है और कांग्रेस पूरे चुनाव प्रचार से लेकर और अंत तक उनके साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण ये चीज़ें लगती हैं। देखिए विवेक जी, आप शकील अहमद साहब से कम हरियाणा के बारे में इतना नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि वो सरकार के अगेंस्ट जाएंगे या कुछ उनको मशवरा देंगे या उनको कोई लाइन ऑफ डायरेक्शन देंगे या लाइन ऑफ एक्शन देंगे। वो उतने बड़े कद के या उनका उतना बड़ा वजन नहीं है। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा से अगर हम कद वाइज कंपैरिजन करेंगे तो उतना भारी कद नहीं है, और वो हुड्डा साहब की अपनी चॉइस है, उनको लाया हुआ है। और वो हुड्डा साहब की मतलब लोग कहने वाले तो जहाँ तक जो वीरेंद्र सिंह जी ने कहा कि शकील अहमद साहब तो हुड्डा साहब की पॉकेट में रहते हैं, तो विवेक जी उनसे एक्सपेक्ट करना या वो कोई इंटरफेयर करेंगे, इतने नेता छोड़ के चले गए, किसी के पास वो उन्होंने गया, किसी को समय नहीं दिया, किसी को मिले नहीं, किसी को रोका नहीं, मतलब उनसे एक्सपेक्ट करना मैं समझता हूँ थोड़ा सा। कहीं आप अशोक तंवर और मुख्यमंत्री हुड्डा का विवाद भी लें तब भी उसमें उनका कोई खास रोल रहा नहीं। आखिरकार अशोक तंवर को खुद ही सब्र करना पड़ा वहां पर। नहीं देखिए, सही बात है, उन्होंने तो सेकंड करने से ना कर दिया था कि मैं नहीं करूंगा कैंडिडेट के साथ। डॉक्टर साहब देखिए, हमें उसको पैट करना पड़ेगा डॉक्टर अशोक तंवर जी को, जो इनके कांग्रेस प्रेसिडेंट है। कम से कम उन्होंने कहा मैं दागियों की सीटों पे मैं साइन नहीं करूंगा। उन्होंने पब्लिकली उन्होंने करप्शन के लिए, हाँ उन्होंने कहा जो भी दागी आदमी, जो भी दागी एमएलए है, जिनको भी टिकट होंगी उनको अगर पार्टी देगी मैं साइन नहीं करूंगा। दैट वाज हिज स्टैंड। फिर हुड्डा साहब ने दूसरा बाईपास जाके ऊपर हाईकमान से करवाया, नहीं जी सब सीटिंग एमएलए की टिकट दीजिए आप। उसके अंदर सीटिंग में सभी के सभी आ गए। उन्होंने तो अल्टरनेटिव प्रेसिडेंट तैयार करके रखा हुआ था कि तू ना कर मैं करवा दूंगा। तो उन्होंने बैकअप प्लान बना कर रखा था। गीता बुक्कल जी जो प्रेसिडेंट एजुकेशन मिनिस्टर, उनको रेडी करके बोला था जी आपको आना पड़ेगा, साइन कर देगी, इसमें क्या बात। तो यू नो अगर रिजाइन भी करते, वो टफ स्टैंड भी लेते, फिर जब तक सोनिया गांधी जी का इंटरफेरेंस हुआ उनको कहा भी ठीक है साइन कर दो। अब की बार हुड्डा साहब ने हमें अश्योरेंस दिया कि सरकार लेके आएंगे, आप इनका साथ दो और हमें मैसेज ऐसा नहीं देना चाहिए। मीना जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरीके से हुड्डा साहब अपने चुनावी घोषणा पत्र में दावा कर रहे हैं कि हर जिले में कई विश्वविद्यालय बना दूंगा, कहां तक जायज है? जो खुले हुए वही बंद होने के कगार पर हैं और खोलने का यहां पर दावा कर रहे हैं। खोखले दावे हैं जी, लोगों को गुमराह करते हैं, गुमराह के अलावा कुछ नहीं है।
इतने साल इनकी सरकार सेंटर में भी रही, हर जगह रही, तब क्यों नहीं कर पाए? जब इलेक्शन नज़दीक आते हैं इनको हर काम याद आ जाता है, इलेक्शन ख़त्म होते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। कहीं ये राशन कार्ड बनाते हैं, कभी ये लाडली योजना चलाते हैं, कभी ये कुछ चलाते हैं, लेकिन कहीं भी वो सिरे नहीं। आज लाडली योजना दिखा दो कहाँ पे है इनकी। हाँ, अब तो पेंशन उन्हें 1000 रुपए से 1500 बढ़ाने का यहाँ पर दावा किया है। ये दावा ही दावा है, दावा ही खोखले दावे उन्होंने आना ही नहीं है ना, उन्होंने करना खोखले नहीं दावे है। हैं ये। बहुत सीधी सी बात जो भी है, आज ये बिजनेस है इन लोगों का, और लोगों को ये मालूम नहीं है कि आपसे वोट लेके और ये आपके हक का पैसा, आपके टैक्स का पैसा सब खा जाते हैं। टोल टैक्स है, रोड टैक्स है, ये सब खाते हैं। जनता को कुछ नहीं मिलता, जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है। अच्छा, ये बताइए एक सेकंड के लिए, मैं विवेक जी एक लाइन ऐड करूंगा। जैसे बहन जी ने कहा, मीना शर्मा जी ने कहा टोल टैक्स के लिए, अब हरियाणा में जहां भी जाइए हर एंट्री के ऊपर इन्होंने टोल लगवा दिए हैं। हाँ। बाकी दूसरी पार्टी जो मुद्दा उठा रहे हैं हम टोल फ्री बनाएंगे, इस पार्टी में ने अभी कांग्रेस ने तो कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं दिया कि टोल का हम क्या करेंगे। टोल का क्या करेंगे? अब डॉक्टर साहब का गांव पड़ता है भिवानी में, चंडीगढ़ से जाएंगे इनके बस का किराया 250 रुपये है, 300 रुपया। और टोल से गाड़ी जाएंगे लो, तो टोल से रोड जाएंगे तो टैक्स देके लो, आने जाने का इनका 1200 रुपये टोल टैक्स दो, और वो भी इनके ही जो रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, पार्टी के लोग हैं, उन्हीं को ये टोल टैक्स का दे देते हैं। सनवारी जी, आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, जो चुनावी घोषणा पत्र आज कांग्रेस ने जारी किया, कहीं उसमें उतना दम नहीं दिखता है? बिल्कुल दम नहीं है, बिल्कुल दम नहीं है, और दम की मैं उम्मीद भी नहीं करता। जिस पार्टी में दम नहीं, उसके घोषणा पत्र की क्या बात कर रहे हो? ये तो अभी हार मान चुके हैं। पर डॉक्टर साहब घोषणाओं में तो दम है, मतलब घोषणाओं में घोषणाओं में दम, देखिए कोई भी चीज घोषणाओं जो में इनके प्रैक्टिकल हमेशा दम होता है, लेकिन प्रैक्टिकल कुछ नहीं चीज ना हो, उस चीज को दम नहीं होता, पब्लिक तक नहीं होता है। देखिए हरियाणा के लोग इतने भोले भाले हैं, वो कर मैनिफेस्टो को तो नहीं जानते, इसको देखते भी नहीं, पढ़ते भी नहीं, बट वो घोषणाओं में ज्यादा बिलीव करते हैं। लेकिन घोषणाओं में नहीं, अब उनको पता चल गया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी मतलब। सुखबीर जी आपसे संक्षेप में जानना चाहूंगा, आप घोषणा पत्र को किस नजरिए से देखते हैं, जिस तरीके के तमाम इन्होंने वायदे किए? देखिए विवेक जी, मैं पहले भी आपको आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं लोगों के आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि घोषणा पत्र अगर हरियाणा में देखेंगे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा इटसेल्फ इज ए घोषणा पत्र। ये ठीक है, बताए बड़ा एक ये वो होता है, रेफरेंस पॉइंट होता है, इसी के साथ वो चलते हैं। लेकिन हरियाणा के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो मैनिफेस्टो की बात करें, या कोई जर्नलिस्ट भी मांगे, कोई जर्नलिस्ट भी लिखे, अभी तक तो कोई आया नहीं है। लेकिन ये एक दो दिन की बात है कि मैनिफेस्टो क्या, अदरवाइज लोगों को नहीं मालूम मैनिफेस्टो क्या चीज़ है। चलिए, तमाम मेहमानों का चर्चा में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के प्राइम डिबेट में अब तक के लिए बस इतना ही। कल किसी और अहम मसले के साथ आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।